अक्सर हम सोचते हैं कि सरकार इतने सारे मुद्दों से, जैसे आर्थिक अपराधी, भ्रष्टाचार, इन सब से एक साथ कैसे निपटती है। आज हम इसी की पड़ताल कर रहे हैं, एक ऐसी सरकारी रणनीति की जो इन सबको एक धागे में पिरोती है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा पॉलिसी स्टेटमेंट है। ये बयान एक तरह से नींव रखता है, ये बताने के लिए कि सरकार अपनी सरहदों के पार भी न्याय को लेकर कितनी सीरियस है। मैसेज साफ है, अपराधी कहीं भी हों, बच नहीं सकते। तो आज हम समझेंगे कि ये सब कैसे जुड़ा हुआ है। पहले हम इस जीरो टॉलरेंस डॉक्ट्रिन को देखेंगे, फिर बात करेंगे विदेश भागे आर्थिक अपराधियों की, उसके बाद देश के अंदर फैले भ्रष्टाचार की, और फिर नजर डालेंगे विदेशी फंडिंग के विवाद पर। आखिर में हम इन सारे डॉट्स को कनेक्ट करके पूरी पिक्चर को समझेंगे। तो इस पूरी स्ट्रैटेजी की शुरुआत कहां से हुई? हाल ही में सीबीआई की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, और ये कोई आम मीटिंग नहीं थी, बल्कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां साफ कर दिया गया कि अपराधियों के खिलाफ अब कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। एक बिल्कुल रूटलेस अप्रोच अपनाई जाएगी। और यहां लक्ष्य सिर्फ अपराधियों को पकड़ना नहीं है, असली मकसद है उस पूरे के पूरे नेटवर्क को तोड़ना जो उन्हें सपोर्ट करता है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या किसी और तरह से। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाना कि कोई जुर्म करने से पहले 100 बार सोचे। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये पॉलिसी असल में जमीन पर काम कैसे करती है, और इसकी शुरुआत करते हैं उन लोगों से जो देश का पैसा लेकर विदेश भाग जाते हैं। इस लड़ाई में सरकार का एक बड़ा हथियार है 2018 का ये कानून, फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट। सीधा सीधा कहें तो ये कानून सरकार को ताकत देता है कि वो ऐसे भगोड़ों की सारी संपत्ति जब्त कर ले। मतलब भले ही वो खुद कानून की पकड़ से बाहर हों, उनकी फाइनेंशियल कमर तोड़ दी जाए। अब ये स्लाइड काफी इंटरेस्टिंग है। यहां बात सिर्फ अपराधियों को वापस लाने की नहीं हो रही, ये 5 मकसद दिखाते हैं कि गोल कितना बड़ा है। जैसे सरहदों के पार न्याय हो, नेशनल सिक्योरिटी मजबूत हो और दुनिया में भारत के कानून का सम्मान बढ़े। ये एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। $2 बिलियन, सोचिए ये कितनी बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि कानून सिर्फ किताबों में नहीं है, बल्कि असल में काम कर रहा है। पिछले 4 सालों में इतना पैसा देश में वापस लाया गया है। और अगर हम पिक्चर को थोड़ा और बड़ा करें तो यह आंकड़ा और भी चौंकाने वाला है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 2014 से अब तक $12 बिलियन की संपत्ति अटैच की जा चुकी है। ये इस पॉलिसी का फाइनेंशियल इंपैक्ट साफ साफ दिखाता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ बाहरी खतरों के लिए है? जी नहीं। अब हम देखेंगे कि यही लड़ाई देश के अंदर अपने ही सिस्टम में बैठे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कैसे लड़ी जा रही है। जरा सोचिए, 5 करोड़ रुपए कैश और किलो भर सोना। आखिर इतनी बड़ी दौलत कहां से आई? इसका जवाब हमें हमारी अगली केस स्टडी की तरफ ले जाता है, और यह काफी चौंकाने वाला है। तो ये मामला है पंजाब पुलिस के एक बहुत ही सीनियर अफसर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का। सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया। आरोप है कि वो एक स्क्रैप डीलर से हर महीने पैसे वसूलते थे और 5 लाख की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। ये केस इसलिए भी बहुत अहम है क्योंकि ये बताता है कि कानून की नज़र में पद चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कोई बच नहीं सकता। चलिए अब इस पॉलिसी के तीसरे पहलू पर आते हैं। ये जुड़ा है एनजीओज यानी गैर सरकारी संगठनों से, जिन्हें विदेश से पैसा मिलता है, और इस पर सरकार की जो निगरानी है वो पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर मामला है कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव या CHRI का। गृह मंत्रालय ने इनका FCRA रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल कर दिया। अब ये FCRA वो कानून है जो एनजीओज की फॉरेन फंडिंग को रेगुलेट करता है, और अगर ये रजिस्ट्रेशन नहीं है तो कोई भी एनजीओ विदेश से फंड नहीं ले सकता। सरकार का कहना है कि ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा की वजह से उठाया गया। तो यहाँ पर असली विवाद क्या है? एक तरफ है MHA यानी गृह मंत्रालय, जिसका कहना है कि इस पैसे का इस्तेमाल ऐसे देशों के नागरिकों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा था जो भारत के लिए फ्रेंडली नहीं है, जिससे देश की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। दूसरी तरफ है CHRI, जिसका तर्क है कि FCRA कानून उनके काम पर कोई ज्योग्राफिकल पाबंदी नहीं लगाता और वो नियमों के तहत ही काम कर रहे थे। और ये कानूनी लड़ाई कोई आज की नहीं है, काफी वक्त से चल रही है। आप देखिए, जून 2021 में रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हुआ, फिर अप्रैल 2022 में उसे कैंसिल कर दिया गया। CHRI इसके खिलाफ कोर्ट गई और जुलाई 2024 में दिल्ली हाईकोर्ट ने कैंसिलेशन को रद्द कर दिया। लगा कि मामला खत्म, पर नहीं।
सिर्फ 2 महीने बाद सितंबर 2024 में MHA ने एक और ऑर्डर जारी करके फिर से रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया। मतलब ये दिखाता है कि दोनों ही पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो हमने 3 अलग-अलग कहानियां देखी, विदेश में भागे अपराधी, देश के अंदर करप्ट अफसर और विदेशी फंडिंग वाले NGOs। अब वक्त है इन तीनों को एक साथ जोड़ने का और ये देखने का कि ये मिलकर कौन सी बड़ी तस्वीर बनाते हैं। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। एक तरफ आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसा जा रहा है, अरबों की रिकवरी हो रही है। दूसरी तरफ अपने ही सिस्टम के अंदर बैठे भ्रष्ट लोगों को पकड़ा जा रहा है और तीसरी तरफ विदेशी प्रभाव पर नजर रखी जा रही है। ये तीनों मामले एक ही स्ट्रैटेजी के अलग अलग एक्शन हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये कोई अलग थलग घटनाएं नहीं हैं। ये एक सोची समझी सरकारी नीति का हिस्सा है। एक ऐसी नीति जिसे सुरक्षा और न्याय के अपने नजरिए को लागू करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। जब जीरो टॉलरेंस की ये अप्रोच इतने अलग अलग क्षेत्रों में लागू होती है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक न्याय और लोगों की नागरिक आजादी के बीच सही बैलेंस आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। नमस्कार। सोचिए, एक बहुत बड़ा टैक्स कट, काबुल में भारतीय दूतावास का दोबारा खुलना और एक बिल्कुल नई ग्लोबल ट्रेड स्ट्रैटेजी। इन तीनों में क्या कोई कनेक्शन हो सकता है? पहली नज़र में तो ये तीनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग लगती हैं, है ना? लेकिन आज हम इन्हीं डॉट्स को कनेक्ट करेंगे और देखेंगे कि भारत के नए ग्लोबल प्लेबुक के पीछे की पूरी कहानी आखिर है क्या। तो सवाल यही है, एक तरफ इकोनॉमी में इतना बड़ा फेरबदल, दूसरी तरफ फॉरेन पॉलिसी का एक बहुत ही सेंसिटिव कदम और तीसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड की एक नई दिशा। क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी सोची समझी योजना काम कर रही है? आइए इसे डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो इस पूरी तस्वीर को समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। शुरुआत करेंगे एक बड़े टैक्स कट से, फिर चलेंगे काबुल की डिप्लोमेसी की तरफ, उसके बाद समझेंगे कि दुनिया में ट्रेड के नियम कैसे बदल रहे हैं और आखिर में इन सबको जोड़कर देखेंगे कि भारत का आत्मनिर्भरता का रास्ता कैसा बन रहा है। तो चलिए, कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है एक बहुत बड़े घरेलू आर्थिक फैसले से, और वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी GST में एक बड़ी कटौती। तारीख थी 22 सितंबर 2025। सरकार एक बहुत बड़ा, बहुत बोल्ड फैसला लेती है, GST में एक जबरदस्त कटौती। और ये एक ऐसा कदम था जिसकी लगभग हर तरफ से तारीफ भी हुई। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, इस कटौती से कितना नुकसान होगा, इस पर 2 बिल्कुल अलग अलग अनुमान हैं। सरकार का मानना है कि इससे खजाने को सिर्फ 1 ट्रिलियन रुपए का घाटा होगा, लेकिन एक दूसरा इंडिपेंडेंट एनालिसिस है जो कहता है नहीं, ये आंकड़ा 10 ट्रिलियन तक जा सकता है, मतलब 10 गुना ज्यादा। अब सवाल ये उठता है कि ये 10 ट्रिलियन का इतना बड़ा आंकड़ा आया कहाँ से? खैर, अगर आसान भाषा में समझे तो ये एक बहुत डीप एनालिसिस पे बेस्ड है। इसमें पाया गया कि GST की जो असरदार दर थी वो 11% से घटकर सिर्फ 6.2% रह गई है, और इसका सीधा सीधा मतलब था कि टैक्स कलेक्शन में एक बहुत बड़ी कमी आ सकती है। तो फिर सवाल है कि इतनी बड़ी कटौती का असली मकसद क्या था? देखिए, इसका मेन गोल था भारत के टैक्स टू GDP रेशियो को कम करना और उसे हमारे सबसे बड़े इकोनॉमिक कॉम्पिटिटर यानी चीन के लेवल के करीब लाना। मकसद साफ था, इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट देना। तो चलिए अब इस पहेली के दूसरे टुकड़े को उठाते हैं। इकोनॉमी से हटकर अब सीधा चलते हैं विदेश नीति पर, जहां काबुल में भारत के एक कदम ने सबको हैरान कर दिया। देखिए, ये टाइमलाइन सब कुछ साफ कर देती है। अगस्त 2021 में भारत काबुल में अपनी एम्बेसी बंद करता है और सिर्फ 4 साल बाद उसे पूरी तरह से दोबारा खोलने का फैसला कर लेता है। ये एक बहुत बड़ा और बहुत अहम पॉलिसी शिफ्ट है। तो आखिर भारत ने यह फैसला क्यों लिया? इसके पीछे की जो वजह है वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के इस बयान से काफी हद तक साफ हो जाती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आतंकवादी संगठनों को पनाह देता है और वो इस बात से नाराज है कि अफगानिस्तान अपने इलाकों पर खुद अपना हक जता रहा है। ये बयान उस रीजनल टेंशन को दिखाता है जिसके बीच भारत ये कदम उठा रहा है। तो अब डोमेस्टिक और रीजनल से निकलकर जरा ग्लोबल पिक्चर को देखते हैं, क्योंकि असली कहानी यहीं जुड़ती है। यहीं पर हमें वो बड़ा कॉन्टेक्स्ट मिलेगा जो भारत के इन सारे कदमों को एक धागे में पिरोता है।
आजकल एक्सपर्ट्स दुनिया को डिस्क्राइब करने के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं वूका, मतलब एक ऐसी दुनिया जो बहुत अस्थिर यानी वॉलेटाइल है, अनिश्चित यानी अनसर्टन है, जटिल यानी कॉम्प्लेक्स है और अस्पष्ट यानी एम्बिग्युअस है। और ग्लोबल ट्रेड की दुनिया का तो हाल बिल्कुल यही हो गया है। अब हो क्या रहा है कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो ट्रेड के नियमों को अपने हिसाब से बदल रही हैं। जैसे कि अमेरिका टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है, यूरोपियन यूनियन वो पर्यावरण के नाम पर नए नए नियम बनाकर प्रोटेक्शनिज्म कर रहा है, और चीन अपनी जबरदस्त मैन्युफैक्चरिंग पावर का इस्तेमाल करके मार्केट पर हावी हो रहा है। तो इसका नतीजा क्या निकल रहा है? नतीजा ये है कि हम फ्री ट्रेड वाले दौर से निकलकर एक नए दौर में आ गए हैं, जिसे कह सकते हैं पावर बेस्ड ट्रेड। मतलब अब नियम नहीं, ताकत चलेगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो इस उथल पुथल वाली दुनिया में भारत की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए अब सारे डॉट्स को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि इंडिया का नया गेम प्लान आखिर है क्या। और यहीं पर आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। जीएसटी कट और काबुल में एम्बेसी का दोबारा खुलना ये अलग अलग फैसले नहीं हैं, बल्कि ये एक बड़ी सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है इस नई मुश्किल दुनिया से डील करने के लिए। तो क्या है ये स्ट्रैटेजी? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना। दूसरा, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बचाना, जिसका सीधा मतलब है कि हम अपनी जरूरतों के लिए किसी एक देश पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते। और तीसरा, अपनी जरूरी सप्लाई चेन्स को सिक्योर करना। घरेलू मैन्युफैक्चरिंग पर इतना जोर क्यों है? ये आंकड़ा देखिए, 25%। हमारे प्रोड्यूसर्स को चीनी कंपनियों के मुकाबले 25% तक ज्यादा लागत उठानी पड़ती है। वजह महंगी बिजली, महंगा लोन और भी बहुत कुछ। और जीएसटी कट जैसे कदम इसी गैप को कम करने की एक कोशिश है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि इस पावर बेस्ड ट्रेड की दुनिया में क्या आत्मनिर्भरता ही मजबूत बनने का इकलौता रास्ता है? भारत के हाल के कदम तो कम से कम इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। सोचिए, सिर्फ एक दिन, क्या सिर्फ 24 घंटे किसी देश की पूरी कहानी बता सकते हैं? उसकी उलझनें, उसके सपने, उसकी चुनौतियां। आज हम कुछ ऐसी ही कोशिश करने जा रहे हैं, भारत के एक दिन की झलक के जरिए। और यही है वो बड़ा सवाल जिसका जवाब हम ढूंढेंगे। एक ग्लोबल पावर आखिर कैसे मैनेज करती है? एक तरफ से इंटरनेशनल प्रेशर, दूसरी तरफ देश को आगे बढ़ाने का सपना, और साथ ही घर के अंदर के मसले। इन सब के बीच बैलेंस बनता कैसे है? तो इसको समझने के लिए हम एक ही दिन की 3 अलग अलग घटनाओं को एक साथ जोड़कर देखेंगे। एक कहानी ग्लोबल स्टेज की, दूसरी देश के अंदर की, और तीसरी एक बहुत ही नाजुक क्षेत्रीय मुद्दे से जुड़ी हुई। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। तो सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय दबाव की। ये एक तरह से जियोपॉलिटिकल शतरंज का खेल है, जहां बोर्ड पर अमेरिका, रूस और भारत जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, और दांव पर लगी है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी। अब इस पूरी सिचुएशन को आसान शब्दों में समझने के लिए ये नंबर देखिए। भारत जितना भी तेल इंपोर्ट करता है ना, उसका 1/3 मतलब 33% सीधा रूस से आता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये भारत की एनर्जी लाइफलाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो यहाँ पर आमने सामने आते हैं 2 अलग अलग स्टैंड। एक तरफ है अमेरिका, जो साफ साफ कह रहा है कि मॉस्को पर प्रेशर बनाने के लिए भारत को रशियन ऑयल खरीदना बंद कर देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ भारत का कहना है कि भाई हम अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी बनाए रखेंगे, हमारे फैसले पॉलिटिकल नहीं कमर्शियल होंगे, यानी जो हमारे हित में है हम वही करेंगे। और फिर अचानक इस पूरी सिचुएशन में एक नया ट्विस्ट आता है। उसी दिन अमेरिकी राष्ट्रपति का ये स्टेटमेंट सामने आता है। उन्होंने सीधा सीधा दावा किया कि उन्हें आश्वासन मिला है कि रूस से तेल खरीदना बंद हो जाएगा, और वो भी जल्द ही। इस एक स्टेटमेंट ने, आप समझिए, पूरे डिप्लोमैटिक टेंशन को और बढ़ा दिया। लेकिन इस दावे के आते ही भारत का जवाब भी फौरन आ गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और साफ किया कि ऐसी कोई बातचीत हुई ही नहीं। मतलब ये एक ओपन डिप्लोमैटिक क्लैश था जो अब सबके सामने था। और ये सिर्फ बातों का खेल नहीं था, जमीन पर हकीकत कुछ और थी। सितंबर 2025 के आंकड़े देखें तो भारत हर दिन 16 लाख बैरल तेल रूस से इंपोर्ट कर रहा था। अब इतनी बड़ी सप्लाई को आप ही सोचिए, क्या रातों रात बंद करना आसान है? बिल्कुल नहीं। तो एक तरफ ये ग्लोबल चेस गेम चल रहा था, लेकिन मजे की बात यह है
कि ठीक उसी दिन भारत के अंदर एक बिल्कुल अलग ही कहानी चल रही थी। अब चलिए इंटरनेशनल हेडलाइन से हटकर देश के अंदर झांकते हैं और देखते हैं कि भारत के अपने क्या प्लान्स थे, क्या एम्बिशंस थे। और यहाँ आते ही मूड बिल्कुल बदल जाता है। जहाँ पहली कहानी में एक डिफेंसिव पोस्चर था, वहीं अब प्रधानमंत्री का ये स्टेटमेंट सुनिए, एकदम कॉन्फिडेंट। ये भविष्य के लिए एक अलग ही विजन दिखाता है ना? और ये सिर्फ बातें नहीं थी, इस विजन को जमीन पर उतारने का काम भी उसी दिन हो रहा था। आंध्र प्रदेश में एक ही दिन में 13,000 करोड़ रुपए के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शुरू किए गए। ये नंबर अपने आप में बताता है कि देश का डेवलपमेंट एजेंडा कितना बड़ा और सीरियस है। और ये इन्वेस्टमेंट किसी एक चीज में नहीं था। पावर सिस्टम्स, नए इंडस्ट्रियल हब्स, एकदम नए हाईवेज, रेलवेज का मॉडर्नाइजेशन, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम पाइपलाइंस, मतलब हर सेक्टर को कवर किया जा रहा था। ये विकसित भारत का पूरा ब्लूप्रिंट है, देश को आगे ले जाने का एक मास्टर प्लान। तो समझने वाली बात यह है कि उस दिन जो प्रोजेक्ट्स शुरू हुए वो एक बहुत बड़ी पिक्चर का छोटा सा हिस्सा थे। असल मकसद, जो बड़ा गोल है, वो है 2047 तक, जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा, तब तक देश को एक डेवलप्ड नेशन बनाना। अच्छा, तो हमने ग्लोबल स्टेज देख लिया, नेशनल एम्बिशन भी देख लिया। अब चलते हैं हमारी तीसरी और आखिरी स्टोरी की तरफ। इस बार हम एक स्पेसिफिक, काफ़ी सेंसिटिव और हमेशा चर्चा में रहने वाले रीजनल इशू पर फोकस करेंगे, जम्मू और कश्मीर। और उसी दिन जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का ये बयान सामने आता है। इस स्टेटमेंट में आप देखिए, एक उम्मीद भी है और एक चेतावनी भी। ये साफ दिखाता है कि स्टेटहुड यानी राज्य के दर्जे का मुद्दा कितना जरूरी और टेंशन भरा है। असल में हुआ ये था कि केंद्र ने स्टेटहुड के लिए एक 3 स्टेप प्रोसेस का वादा किया था। पहले परिसीमन, फिर चुनाव और आखिर में राज्य का दर्जा। अब पहले 2 स्टेप्स तो हो चुके हैं, लेकिन जो आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वो अभी भी बाकी है। और यही है पूरे पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट की जड़। वहाँ की रीजनल लीडरशिप को लगता है कि इस आखिरी स्टेप में जानबूझकर देरी की जा रही है। उनका मानना है कि ये एक पॉलिटिकल प्रेशर टैक्टिक हो सकता है। तो अब इन तीनों अलग अलग लगने वाली कहानियों को एक साथ जोड़ते हैं। ग्लोबल प्रेशर, नेशनल डेवलपमेंट और रीजनल पॉलिटिक्स, ये तीनों असल में एक ही सिक्के के अलग अलग पहलू हैं, एक देश के बैलेंसिंग एक्ट की कहानी। तो ये देखिए एक ही दिन का स्नैपशॉट। ग्लोबल स्टेज पर भारत तेल पर आ रहे प्रेशर को झेल रहा है। नेशनल लेवल पर देश के आर्थिक विकास का लंबा चौड़ा प्लान बना रहा है। और रीजनल पॉलिटिक्स में जम्मू कश्मीर में स्टेटहुड के वादे को मैनेज कर रहा है। ये तीनों चीजें एक साथ एक ही दिन में हो रही हैं। और यही इस पूरी बात का सार है। ये 3 अलग अलग कहानियां नहीं हैं, ये एक ही देश की जर्नी के आपस में जुड़े हुए हिस्से हैं। एक ऐसी कॉम्प्लेक्स रियलिटी जिसका सामना भारत जैसे देश को रोज करना पड़ता है। तो आखिर में ये सवाल छोड़ जाते हैं, जब बाहर से भी प्रेशर हो और अंदर से भी चैलेंजेस, ऐसे में कोई देश अपना भविष्य कैसे बनाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि आज दुनिया के कई देश ढूंढ रहे हैं।